दिल्ली को प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए सीएम रेखा गुप्ता ने धांसू फार्मूला निकाल लिया है। जल्द ही ग्रीन ट्रांसपोर्ट की मदद से दिल्ली से लाखों वाहन सड़कों से एक झटके में गायब हो जाएंगे। दिल्ली को 2 नए नमो भारत आरआरटीएस कॉरिडोर मिलने जा रहे हैं। इनकी डीपीआर तैयार हो चुकी है और दिल्ली पानीपत करनाल और दिल्ली गुरुग्राम बावल कॉरिडोर होंगे। रेखा गुप्ता सरकार के आरआरटीएस कॉरिडोर दिल्ली को प्रदूषण और ट्रैफिक से राहत देंगे। नमो भारत ट्रेनें दिल्ली एनसीआर में तेज होंगी तो वहीं ग्रीन ट्रांसपोर्ट और बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश सिंह वर्मा ने नई वाटर मास्टर मशीन का उद्घाटन किया और नजफगढ़ नाले में गाद निकालने का काम शुरू किया। इससे नालों की सफाई में तेजी आएगी। यह मशीन पानी और जमीन दोनों पर काम करने में सक्षम है। इसके चलते अब बाढ़ का खतरा अब कम हो जाएगा और जल निकासी बेहतर ढंग से होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मशीन 8 करोड़ रुपए की लागत से खरीदी गई। साइबी रिवर जिसको जाना जाता था, नजफगढ़ ड्रेन है। यहाँ पे हजारों कॉलोनियों का सीवेज का पानी इसमें डायरेक्ट जाता है। ढांसा से लेकर बहुत सारा हरियाणा का भी सीवर का पानी इसमें आता है और ये सीधा यमुना में जाकर गिरता है। ये मशीन जो हम लेके आए हैं, वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी को ढूंढ रहे हैं ताकि यमुना को जल्दी से जल्दी साफ किया जा सके। ये बहुत बड़ी ड्रेन है जिसका आज अगर मैं बोलूं कि 70% यमुना को गंदा करने में इसी ड्रेन का योगदान है। तो अभी हमने ये मशीन यहाँ पे लगाई है। इसका फायदा ये है कि 1 घंटे में 600 क्यूबिक मीटर सिल्ट ये अपने प्रेशर से सक करके पहले उसको काटती भी है, फिर उसको सक करके साइड में गड्ढा हमने खोदा है, यहाँ पर हमने आपको दिखाया। और इसमें एक तो ये थ्रो भी करती है, डायरेक्ट उसको थ्रो भी कर देती है, अभी हमने आपको दिखाया थ्रो करके। दूसरा पाइप लगाकर, और ये पाइप की कैपेसिटी इतनी है, स्ट्रेंथ इतनी है कि 1.5 किलोमीटर दूर तक ये उसको थ्रो कर सकती है सिल्ट को। 1 घंटे में 600 क्यूबिक मीटर। और ऐसे ही मैं अगर बोलूं, अगर हम इसको 8 घंटे भी चलाएं तो महीने में लगभग 3। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार से यमुना नदी में हो रहे अवैध रेत खनन पर सवाल उठाए। उन्होंने बुराड़ी इलाके का दौरा कर वीडियो साझा किया और खनन माफिया व सरकार के बीच साठगांठ का आरोप लगाया। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि रोज सैकड़ों ट्रक रेत चोरी हो रही है, जबकि डीएम और पुलिस चुप है। बुराड़ी विधायक संजीव झा के साथ मौके पर पहुंचे भारद्वाज ने केंद्र सरकार व सीएम रेखा गुप्ता पर इसका जिम्मेदार उनको ठहराया। उन्होंने एनजीटी को दी गई जानकारी का हवाला देते हुए कहा कि खनन की कोई अनुमति नहीं है, इसके बावजूद ये तमाम चीजें हो रही है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए संजीव झा और सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी सरकार पर मिली भगती के इल्जाम लगाए। 13 तारीख को हमने बुराड़ी और जगतपुर का जो इलाका है दिल्ली का, वहाँ पे जाके सबूतों के साथ वीडियो बना के दिखाया कैसे यमुना के तट पर सारी रात इलीगल सैंड माइनिंग चल रही है। बड़े स्तर पे ऑर्गेनाइज्ड माफिया रेता खनन कर रहा है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कोई नया सरप्राइज नहीं है दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और पुलिस के लिए कि यहाँ पे रेता खनन चल रहा है। करीब 1 वर्ष से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंदर ये मामला चल रहा है और इससे पहले हाई कोर्ट के अंदर भी ये कई डायरेक्शंस इसके विषय में आई हैं। हाई कोर्ट 2023 में डीएम्स को और दिल्ली की पुलिस को ये ऑर्डर दे चुका है कि आप पुलिस पिकेट्स लगाइए, पुलिस की चौकियां लगाइए, क्योंकि रात भर सैकड़ों ट्रक रेता यमुना के बेड से खींच के जाता है। अब वो ट्रक कोई गायब तो हो नहीं जा रहे। बाकायदा यमुना से लेकर सड़क तक कच्ची सड़क बनाई जाती है 6-7 किलोमीटर की। उसके अंदर 10-15 दिन लगते हैं बनने में, वो सबको पता है। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि विधानसभा सत्र के दौरान 6 जनवरी को नेता विपक्ष आतिशी द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों को लेकर अब तक
कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए विधानसभा की विशेषाधिकार समिति की ओर से एजेंसियों को नोटिस भेजा गया है। लोग पीड़ा में हैं। जिन गुरुओं ने कुर्बानी दी, सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, आम लोगों की रक्षा के लिए, उनके प्रति अगर आप श्रद्धा के भाव नहीं रख रहे हैं और सदन में चर्चा हो रही है, उसमें भाग नहीं ले रहे हैं, ऐसी कोई चर्चा सदन में आज तक नहीं हुई जिसमें अंत में लीडर ऑफ अपोजिशन अपनी बात ना कहे। लीडर ऑफ अपोजिशन को हमेशा दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि आतिशी को बचाने के लिए झूठ बोला जा रहा है। जिस पुलिस को राज्य में कानून व्यवस्था संभालनी चाहिए वह हमारे सोशल मीडिया अकाउंट खंगालने में लगी हुई है। विधानसभा के अंदर गुरु साहिब का जो अपमान हुआ उसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। बड़ी शर्मनाक बात, आज से पहले देश में कभी नहीं ऐसा हुआ होगा। दिल्ली की विधानसभा का पाप आतिशी जी ने जो किया उसको लड़ कौन रही है? स्टेट वर्सेस पंजाब, पंजाब स्टेट, पंजाब की सरकार इस केस को लड़ रही है। केस टाइटल क्या है? स्टेट वर्सेस मीटा, स्टेट वर्सेस पंजाब सरकार आतिशी जी को बचाने के लिए पंजाब सरकार कोर्ट कचहरियों में जा रही है। अगर तुमने ये पाप नहीं किया था तो इतना डर क्यों लगा? अगर तुमने ये पाप नहीं किया था तो बिना हमें पार्टी बनाए कोर्ट में क्यों गए? और अगर आपने ये पाप नहीं किया था तो फोरेंसिक की रिपोर्ट जिसको आप कह रहे हैं कि हम एक दिन में ले आए, जबकि देश की सबसे बड़ी नेशनल परंपरा गणतंत्र दिवस परेड 2026 से पहले आम नागरिकों को कर्तव्य पथ पर इसके फुल ड्रेस रिहर्सल देखने का मौका पिछले 2 दिनों से मिल रहा है। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी सूचना के मुताबिक इसके लिए फ्री पास मुहैया करवाए जा रहे हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसका करवाया जा रहा है। इसके बाद लोग आज दिल्ली में फुल ड्रेस रिहर्सल परेड देखने के लिए पहुंचे। देखिए आप भी ये तस्वीर। पंजाब का सीएम भगवंत मान ने अमृतसर के होटल ताज स्वर्ण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति को श्री हरमंदिर साहिब की तस्वीर भी भेंट की। इस मौके पर राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने सीएम मान और राज्यपाल के साथ रात्रि भोज किया। बताते चले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के 50वीं गोल्डन जुबली कन्वेंशन में शामिल होने अमृतसर पहुंची थी, जिससे वे मुख्य मेहमान रही। कार्यक्रम से खिताब करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि शिक्षा सिर्फ रोजगार नहीं, समाज, राष्ट्र की तरक्की और शक्तिशाली साधन है। वर्तमान में एग्रीटेक से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंस से लेकर स्पेस एक्सप्लोरेशन तक स्टार्टअप के अवसर युवाओं के लिए खुले हैं। राष्ट्रपति ने जेएनयू कन्वेंशन में डिग्री पुरस्कार लेने वालों में महिलाओं की मजबूत भागीदारी पर भी खुशी जाहिर की। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के पूर्व ओएसडी रहे चरणजीत बराड़ अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ के सेक्टर 37 में वाक़ पंजाब भाजपा दफ्तर में पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर पूर्व सांसद जगमीत बराड़ और पंजाब के सीएम भगवंत मान के पूर्व ओएसडी प्रोफेसर ओंकार सिंह भी बीजेपी में शामिल हुए। गौरतलब है कि चरणजीत बराड़ ने पहले श्रोमणी अकाली दल छोड़कर श्री अकाल तख्त के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह की अगुवाई में बनी श्रोमणी अकाली दल का दामन थामा था। हालांकि 2 दिन पहले ही उन्होंने उस दल को भी छोड़ दिया था, जिसके बाद उन्होंने भाजपा का रुख किया। पंजाब के श्री मुक्तसर के डीसी ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली। यह धमकी ईमेल से भेजी गई, जिसके बाद फौरी तौर पर दफ्तर को खाली करा दिया गया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। सारा ऑफिस का इलाका सील कर दिया गया। इसके साथ ही गुरदासपुर के डीसी दफ्तर को भी धमकी भरा मेल भेजा गया। मौके पर बम निरोधक दस्ता पहुंच गया है। पुलिस परिसर को खाली करा लिया गया और बम का पता लगाने के लिए निरोधक दस्ते और पुलिस दल परिसर की तलाशी ले रहे हैं। पुलिस खोजी कुत्तों की मदद से किसी तरह के संभावित बम की तलाश कर रही है। अभी तक की जांच में पता चला है कि पाकिस्तानी संगठन ISKP के नाम से ये ईमेल भेजी गई है।
तो सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि हरियाणा के फतेहाबाद में वाक़ लघु सचिवालय को भी एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गई। हिंदी भाषा में भेजी गई एक ईमेल में जुम्मे के दिन लघु सचिवालय को बम से उड़ाने और आत्मघाती हमला करने की धमकी दी गई है। धमकी भरी मेल मिलने के बाद एहतियातन लघु सचिवालय को सील कर दिया गया है और आम लोगों की एंट्री पर भी पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई। हालांकि बाद में जांच के बाद सचिवालय को खोल दिया गया। लीडर ऑफ अपोजिशन दिल्ली विधानसभा आतिशी से जुड़े वीडियो मामले में जालंधर की अदालत ने पंजाब सरकार की याचिका पर सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को वीडियो हटाने के आदेश दिए। इस केस में कपिल मिश्रा या किसी अन्य व्यक्ति को पार्टी नहीं बनाया गया था, बल्कि केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ही पक्षकार बनाया गया। इस मामले पर पंजाब के आम आदमी पार्टी के लीडर अमन अरोड़ा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, एक बार फिर बीजेपी का झूठ अदालत ने पकड़ लिया है। दोस्तों, आज एक बार फिर तो बीजेपी ਦਾ ਝੂਠ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਫਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਝੂਠ ਕੁਫਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੱਥੇ माहौल खराब करने की कोशिश की। अज फिर एक बार बीजेपी का झूठ है जिहड़ा वो बेनकाब हो चुकिया। इस तो पहला फॉरेंसिक जांच दे विच भी ये साबित हो चुकिया सी कि जो कपिल मिश्रा ने और बाकी दे बीजेपी और उन्हां दे साथी अलाइड पार्टियां दे लीडर्स, चाहे वो कांग्रेस चाहे अकाली दल, उन्होंने जिस तरीके दे नाल उन्हां डॉक्टर झूठिया वीडियोज़ नूं फैलाया, वो फॉरेंसिक जांच दे विच भी ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਰੇਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਦੀ ਹਲਕੀ ਹੋਛੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਲਕੇ ਝੂਠੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਉਹ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਝੂਠਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਕੁਫਰ ਤੋਲ ਕੇ ਆਪਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੱਲੇ बीजेपी नहीं, कांग्रेस और अकाली। मोगा में श्रोमणी अकाली दल के सीनियर नेताओं ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर वादाखिलाफी, अपवित्रता घटना और पंजाब के सरकारी फंड्स का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने 2027 में श्रोमणी अकाली दल को सत्ता में लाने के लिए एकजुटता की अपील की है। वरिष्ठ अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल ने मोगा में आप सरकार और भगवंत मान पर पुराने वादों को तोड़ने का इल्जाम लगाया, जैसे महिलाओं को मासिक भत्ता, बुजुर्ग पेंशन बढ़ाना और नशा उन्मूलन। उन्होंने पंजाब के बजट 2025-26 में विकास के लिए अपर्याप्त फंड आवंटन और कर्ज बढ़ने की आलोचना की। इसके अलावा हालिया अपवित्रता की घटनाओं को भगवंत मान का घिनौना अपराध बताया। आटा दाल के नाल खंड के क्या पत्ती भी दिया करांगे। बहुत लंबी लिस्ट है, एक चीज दस दो, एक चीज एक जे जवान के पक्के है ना गाली है, सिर वढ़िया जाए। जे बादल साहब ने किया था उनकी उड़ादी बिल माफ पहले हफ्ते ही माफ करता सरकार ने। ये बादल साहब ने किया और अक्टूबर कनेक्शन देवांगे डाल बना सकते, जैसी कि नहरी मामला माफ करांगे कर सकता, जैसी कि आसी की ट्रैक्टर के गड्ढा चढ़ना टैक्स माफ होना चाहिए तो कर सकता, और कस्बियां बनाने का काली दल है, जैसी कि आखिर गरीब को असी आटा देवांगे नाल बना सकता, 500 तक नहीं।
नेताजी जगत की पावन साहब लेके ऐसी पूरे हिंदुस्तान बीजेपी सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत बीते दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भटिंडा कोर्ट में पेश हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ किया कि अब उन्हें इस केस की हर सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होना होगा। बुजुर्ग महिला महेंद्र कौर के वकील रघुबीर सिंह बहनीवाल ने पासपोर्ट जब्त करने की मांग वाली याचिका भी दायर की है। उनका तर्क है कि कंगना रनौत का पासपोर्ट जब्त किया जाना चाहिए ताकि उन्हें शूटिंग के बहाने विदेश यात्रा करने से रोका जा सके। बुजुर्ग मां महेंद्र कौर ने केस दायर किया था। विवादित ट्वीट के चलते मानहानि के केस का कंगना रनौत सामना कर रही है। सुनवाई के दौरान भटिंडा कोर्ट में वह पेश नहीं हुई, लेकिन वर्चुअली तरीके से जुड़ी। कंगना रनौत मानहानि केस में दो एप्लीकेशन पेंडिंग थी कोर्ट में। एक तो उन्होंने परमानेंट एग्जेम्पशन की एप्लीकेशन फाइल की थी और सेकंड हमने एडिशनल एविडेंस की एप्लीकेशन फाइल की थी। वो दोनों एप्लीकेशन पे आज आर्गुमेंट हुए और कोर्ट ने वो दोनों एप्लीकेशन अलाउ की और कंगना रनौत को डायरेक्शन दी है कि वो थ्रू बीसी हर डेट पे पेश होंगे। अगली तारीख तक क्या नेक्स्ट डेट है जो वो 27 जनवरी फिक्स की गई है। कंगना रनौत के वकीलों ने क्या दलीलें दी? कंगना रनौत के वकीलों ने दलीलें दी। वो एक तो एयरपोर्ट वाले इंसिडेंट का जिक्र किया था उन्होंने, और दूसरा उन्होंने जिक्र किया था कि सिक्योरिटी लैप्स हो सकते हैं, और तीसरा उन्होंने जो जिक्र किया था कि वो माता जी की एक इंटरव्यू का जिक्र किया था कि माता जी के हमारे अगेंस्ट है जो व्यू अच्छे नहीं और लोगों में भी आक्रोश है हमारे अगेंस्ट कोई। हिसार में सीएम नायब सिंह सैनी ने चौधरी देवीलाल टाउन पार्क का इफ्तिताह किया। ये पार्क पंचतत्व थीम पर आधारित है और शहरवासियों के लिए नई सौगात साबित होगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने पार्क को हिसार की सबसे बड़ी सौगात बताया। उन्होंने लोगों से एक पेड़ मां के नाम अभियान में भी हिस्सा लेने को कहा ताकि पर्यावरण को संरक्षण किया जा सके। अदर विभाग के अंदर जो खेती के साथ काम कर रहे हैं, चाहे डेयरी फार्मिंग है, चाहे फिश फार्मिंग है, ऐसे सब किसानों से आज बात करने का मौका मिला है। इसके बाद एक और बजट पूर्व परामर्श बैठक है। रात 9 बजे फोन आया है कि सुबह इसका भी उद्घाटन कर लेते हैं। ये ताऊ देवीलाल टाउन पार्क वो तैयार हो गया है। मैंने कहा भी चलो जब काम के लिए आ रहे हैं तो इसका भी। हरियाणा कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप के सैनिक कॉलोनी आवास पर बीते दिन ईडी की टीम ने छापेमारी की। पैरामिलिट्री फोर्स के साथ पहुंची ईडी की टीम सुबह 6 बजे उनके घर पर 4 कारों में सवार होकर ये टीम पहुंची। इस दौरान घर के सभी सदस्यों को अंदर ही रुकने को कहा गया। तब से कई घंटे तक मकान के अंदर संपत्ति और बैंक खातों के लेन देन की पूरी जांच चलती रही। पूर्व सांसद अवतार भड़ाना ने कहा कि ईडी को छापे में कुछ भी नहीं मिला है। उन्होंने पूरा जीवन लोगों की सेवा की है। सरकार और सत्ता लोगों को केवल परेशान कर रही है। देश की राजनीति के लिए दुर्भाग्य है। पूरा प्रशासनिक सिस्टम गड़बड़ हो गया है। ये सब इसी काम पे लगे पड़े हैं। अब इनके बस के तो कर्म तो इनके बस के रहे नहीं है। अब टेढ़े मेढ़े कर्मों पे चलना है। सुबह से क्या किया ईडी की टीम ने, क्या बताया आपको, क्या रहा? ये ढूंढ लेना, सामने आ तो जाए सामने। क्यों भाई, आओ तो इसी सामने। हमारा क्या मतलब किसी से? मौका करो, आ जाओ, ले आओ, स्लेट ले आओ, सामने आओ, तथ्य ले आओ सामने। इनकम टैक्स, आईबी, सीबीआई ये भारतीय जनता पार्टी के गुलाम और दासी हैं। गुलामों की तरह बिना कानून और रूल्स को देखे। पंजाब को नशा मुक्त बनाने के अभियान के तहत स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल और काउंटर इंटेलिजेंस अमृतसर ने कार्रवाई करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय नशा तस्करी नेटवर्क से जुड़ी बड़ी खेप बरामद की। पुलिस ने इस ऑपरेशन के दौरान 40 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाली हेरोइन जब्त की है। सीआई काउंटर इंटेलिजेंस ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 40 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ, ਸੂਰਜ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਅਤੇ ਜੈਕਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਟ ਇਸੇ ਖਾਂ ਦੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਕਾ ਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਨਾਮ
करनाल के असंत में एक बुजुर्ग दंपति की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए चंद घंटों में इस मामले का खुलासा कर दिया। आरोपियों में पीड़िता का पोता और उसकी मां शामिल हैं। सभी चारों आरोपियों को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया है। असंत पुलिस और सीआईए टीम ने घटना के बाद तत्परता दिखाई। उन्होंने जांच का नेतृत्व किया और संदिग्धों का पता लगाया। हत्या की गुत्थी को सुलझाने में पुलिस को ज्यादा समय नहीं लगा। ये पुलिस की कार्यकुशलता का एक एग्जाम्पल है। इसके अंदर 3 तो पहले गिरफ्तार हो चुके थे, 2 जयसिंहपुर के थे और लड़के, और एक ये इनका पोता था जी। आज इसकी जो पोता था लड़का रविंदर, इसकी जो मदर है उसको कल अरेस्ट किया गया था कल इसके अंदर जी। आज इनको कोर्ट में पेश कर दिया गया। उनका भी रिमांड खत्म हो गया था। आज चारों मुलजिमों को हमने जुडिशियल में भेज दिया गया जी। तो सर इसमें और भी कोई लोग शामिल होने की है? देखो वैसे तो ऑलमोस्ट लगभग क्लियर था ये, फिर भी अभी थोड़ा, अब जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती, अभी हमारी टीम लगी हुई है और कोई तथ्य सामने आता तो फिर देखेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट लगभग पूरी है तफ्तीश। हरियाणा पुलिस ने गैंगस्टर कल्चर और अपराध को बढ़ावा देने वाले 67 यानी 67 गानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। डीजीपी अजय सिंघल ने इसे युवाओं की सुरक्षा के लिए अहम और जरूरी बताया। एसटीएफ सोशल मीडिया पर अपराधियों के समर्थकों पर भी नजर रख रही है और साथ ही आतंक गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। गत वर्ष 2025 में हरियाणा पुलिस की आईटी डिपार्टमेंट ने एक संयुक्त कार्रवाई करते हुए 67 हिंसा व गैंगस्टर संस्कृति को बढ़ावा देने वाले गानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटाया है। ये गाने यूट्यूब, स्पॉटिफाई, अमेजॉन, गाना और जियो जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म पर प्ले किए जाते थे। ये गाने नवयुवकों को अश्लीलता, अपराध तथा नशे और गन कल्चर की तरफ प्रेरित करते। तो एज ए पार्ट ऑफ सोशल पुलिसिंग हरियाणा पुलिस सारे ये डिजिटल प्लेटफॉर्म की मॉनिटरिंग कर रही है और जो भी इस टाइप का कंटेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डालता है तो उसको। हरियाणा के नूंह जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर बीते सुबह एक घने कोहरे के चलते एक बार फिर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। जयपुर से दिल्ली की ओर जा रही एक ट्रेवल बस गांव शेखपुरा के पास आगे चल रहे कंटेनर से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था, बस में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें से एक दिल्ली पुलिस का जवान भी शामिल है। दिल्ली में चल रही कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बीच लंबे अवकाश के बाद स्कूल से एक बार फिर से खोल दिए गए। 15 दिनों के बाद ये स्कूल खुले। हालांकि छात्रों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव किया गया, जिसके तहत सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक स्कूल चलेंगे। हालांकि बच्चे स्कूल आकर काफी खुशी महसूस कर रहे हैं। 15 दिन के बाद स्कूल में आके अच्छा लग रहा है और क्या कहते हैं, रेगुलर अगर क्लासेस होंगी तो हमारा सिलेबस भी पूरा हो जाए। आधे से ज़्यादा हमारा सिलेबस पूरा हो गया है। समय के बाद आज स्कूल आना हुआ है। ठंड में अच्छा लगता है। ठंड कितनी लग रही है? बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो वही मौसम विभाग ने दिल्ली समेत 5 राज्यों में भीषण ठंड और घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली और आसपास के राज्यों में लोग पिछले कई दिनों से बहुत घने कोहरे और शीतलहर का प्रकोप झेल रहे हैं। आज दिल्ली के पालम में सीजन का सबसे सर्द दिन रिकॉर्ड किया गया, जब पालम में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुंच गया। यह औसत से 5 डिग्री सेल्सियस कम था। पालम इलाके में 2010 के बाद रिकॉर्ड किया गया सबसे न्यूनतम तापमान इसे बताया जा रहा है। तो वहीं दिल्ली के आयानगर में न्यूनतम तापमान 2.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो दिल्ली में दूसरी सबसे ठंडी जगह रही।